ओके सौम्या, कोई प्रॉब्लम नहीं है। रिकॉर्डिंग अपलोड हो जाएगा। अच्छा, तो हम लोग बात कर रहे थे एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट की। लेकिन ये कॉन्सेप्ट जो है ना, तुम्हारे बुक में इंट्रोड्यूस किया गया है, बट तुम्हारे लेवल से थोड़ा ऊपर है। ये समझ के चलना, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट एक्चुअली 11th क्लास में पढ़ाया जाता है। तुम लोगों को मेरी आवाज़ आ रही, सभी लोगों को? किसी को आवाज़ में प्रॉब्लम तो नहीं आ रही ना? एक्सेप्ट सौम्या, उसका कुछ नेटवर्क इशू है। बाकी लोगों को मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है? चलो फिर ठीक है। मुझे एक बात बताना कि अगर यहाँ पर एक बॉक्स रखा हुआ है, इस बॉक्स को एक इंसान इधर पुल कर रहा है, इस बॉक्स को एक इंसान इधर पुल कर रहा है विद फोर्स ऑफ 5 न्यूटन मान लो, और इसी बुक बॉक्स को एक इंसान इधर पुल कर रहा है विद फोर्स ऑफ 5 न्यूटन। टोटल फोर्स कितना हो जाएगा ब्लॉक के ऊपर? 0। टोटल फोर्स ऑन ब्लॉक कितना हो जाएगा? दैट इज 0। एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक कितना हो जाएगा? क्या ये ब्लॉक मूव करना स्टार्ट हो जाएगा? क्या ये पहले रेस्ट पे था, क्या ये मूव करना स्टार्ट होगा? नहीं होगा मूव करना स्टार्ट। तो एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक इज 0। एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक 0 का मतलब क्या? क्या इस पे कोई फोर्स नहीं लग रहा? एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक तो 0 है, बट क्या इसका मीनिंग है कि इस पे कोई फोर्स नहीं एक्ट कर रहा? फोर्स तो लग रहा है, बट तब भी एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक 0 है, क्योंकि जो फोर्सेस है वो इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शंस में है। ये पॉइंट समझ में आया? हाँ या नहीं? आया समझ? फोर्सेस थे, बट फोर्सेस इक्वल अपोजिट थे। टोटल फोर्स 0 था, इस कारण से एक्सेलरेशन 0 था। ऐसे केसेस और कैसे बन सकते हैं? जब भी सिमेट्री वाला कंडीशन में, सिमेट्री मतलब क्या होता है कि इक्वल अपोजिट हर तरफ से बन रहे हो। जैसे मान लो किसी ने अपवर्ड फोर्स लगा दिया, कितने का? मान लो 10 न्यूटन का फोर्स ऊपर लगा दिया, तो नीचे कितना फोर्स लगाना पड़ेगा उसको कैंसिल करने के लिए? 10 न्यूटन। नीचे भी 10 न्यूटन का फोर्स लगना चाहिए। ये सिमेट्रिक है, जितना ऊपर उतना ही नीचे, जितना राइट में उतना ही लेफ्ट में, तो कैंसिल हो जा रहा है। ये टोटल एक्सेलरेशन 0 बन जाता है। ये लॉजिक समझ में आ रहा है? ये लॉजिक समझ में आ रहा है क्या? और ये इसलिए ऐसा हो पा रहा है बिकॉज फोर्सेस इज वेक्टर। फोर्स वेक्टर क्वांटिटी होता है। कोई भी वेक्टर क्वांटिटी जो ऐड करेंगे तो फोर्स की तरह ऐड होगा। फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर्स को ऐड करने के टाइम डायरेक्शन देखना पड़ता है कि अगर अपोजिट इक्वल है तो फिर वो कैंसिल आउट कर देंगे एक दूसरे को। आगे बात समझ? हाँ या नहीं? ओके, कोई प्रॉब्लम तो नहीं? अब क्या होता है कि मान लो अगर HCl की बात करते हैं, H और Cl, इनके बीच में एक शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन था, जिसको एक स्ट्रेट लाइन से हम लोग शो कर देते हैं। ये शेयर्ड पेयर कौन खींच रहा है अपनी तरफ? ये शेयर्ड पेयर कौन खींच रहा है अपनी तरफ? क्लोरीन खींच रहा है शेयर्ड पेयर को अपनी तरफ। क्लोरीन शेयर्ड पेयर को अपनी तरफ खींच रहा है। ये जो इलेक्ट्रॉन खींचा जाता है, इसके कारण एक पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव साइन क्रिएट होता है, ठीक है। और एक क्वांटिटी होती है जस्ट लाइक फोर्स, एक क्वांटिटी होती है, उसको हम लोग बोलते हैं डाइपोल मोमेंट। क्या बोलते हैं उसको? एक क्वांटिटी को हम लोग बोलते हैं डाइपोल मोमेंट। वो आ जाता है जब भी एक एलिमेंट इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचता है, तो एक क्वांटिटी है, हम लोग बोलते हैं डाइपोल मोमेंट। दिस क्वांटिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। डाइपोल मोमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। डाइपोल मोमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। ये वेक्टर होता है, ठीक है। एक बॉन्ड है HCl, क्लोरीन ने अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को खींचा, तो एक डाइपोल मोमेंट बन गया। कार्बन टेट्राक्लोराइड में क्या होता है, मैं तुम्हें एग्जैक्ट रीजन बता रहा हूँ कि क्या होता है, क्यों होता है, ठीक है।
ये तुम्हारे लेवल से थोड़ा ऊपर है, बट मेरे ख्याल से थोड़ा बहुत तुमको आइडिया लग जाएगा कि क्या होता है एग्जैक्टली। मैं तुम्हें कोई गलत रीजन नहीं बताना चाहता हूँ, जो एग्जैक्ट रीजन है वो बता रहा हूँ, ठीक है। कार्बन टेट्राक्लोराइड में क्या होता है, कार्बन के इलेक्ट्रॉन को क्लोरीन ने अपनी तरफ खींचा, इस क्लोरीन ने भी अपनी तरफ खींचा, इस क्लोरीन ने अपनी तरफ खींचा। अब यहाँ पे जो डाइपोल मोमेंट आता है, वो हर एक बॉन्ड का अपना अलग अलग डाइपोल मोमेंट आएगा। सारे के सारे बॉन्ड्स जो है वो पोलर है। ये सारे के सारे बॉन्ड्स कैसे हैं हमारे पास, ये सारे बॉन्ड्स पोलर हैं। इनमें से कोई भी बॉन्ड नॉन पोलर नहीं, सारे बॉन्ड्स पोलर हैं। बट इनकी जो डाइपोल मोमेंट है, एक का डाइपोल मोमेंट मान लो इधर आ रहा है, दूसरे का किधर आएगा, इधर आएगा। एक का इधर आ रहा है डाइपोल मोमेंट, तो एक का इधर आ जाएगा। ये सब ऐड हो क्या बन जाएंगे, टोटल डाइपोल मोमेंट कितना निकलेगा इसका, टोटल डाइपोल मोमेंट कितना बन जाएगा, क्योंकि वेक्टर है सिमेट्री के कारण दैट बिकम्स जीरो। सब सारे कैंसिल हो जाते हैं तो टोटल बनता है जीरो। इसलिए मॉलिक्यूल नॉन पोलर है बट बॉन्ड्स पोलर है। ये मॉलिक्यूल कैसा है, ये मॉलिक्यूल नॉन पोलर है, बट जो बॉन्ड्स हैं बॉन्ड्स कैसे हैं, कार्बन और क्लोरीन का बॉन्ड कैसा है, बॉन्ड इज पोलर, बट मॉलिक्यूल इज नॉन पोलर, क्योंकि सबका ऐड करने के बाद टोटल इफेक्ट जो होता है वो जीरो हो जाता है। टोटल डाइपोल मोमेंट जीरो, मतलब मॉलिक्यूल इज नॉन पोलर। रीजन क्या है इसका, रीजन इज सिमेट्री। तुम्हें सिर्फ वन वर्ड में आंसर देना होता है, दैट इज सिमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल है इसलिए ऐसा हो रहा है। अगर मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल नहीं होगा तो कैंसिल नहीं कर पाएंगे, तो वहां पे मॉलिक्यूल पोलर बन जाता है। ठीक है ना। तो बस रीजन याद रखना है कि मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल होने पे कार्बन टेट्राक्लोराइड क्या बन जाता है, कार्बन टेट्राक्लोराइड बन जाता है नॉन पोलर मॉलिक्यूल। मेन रीजन इज सिमेट्री। ये तुम्हारे सिलेबस से थोड़ा बाहर है, थोड़ा ये 11th क्लास का टॉपिक है, थोड़ा डिफिकल्ट टॉपिक है। बस थोड़ा एक रफ आइडिया रखना है तुम्हें, है ना। एग्जैक्ट तुमसे कोई नहीं पूछेगा, बट एक रफ आइडिया रखना, क्योंकि कंफ्यूजन आता है दिमाग में। कार्बन एंड क्लोरीन के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस है, कार्बन क्लोरीन इलेक्ट्रॉन्स खींच रहा है अपनी तरफ, तो ये मॉलिक्यूल नॉन पोलर क्यों होता है, तो ये समझने के लिए मैंने तुम्हें एक्सप्लेन कर दिया है। ओके, ओके है क्या, ओके अनन्या, क्रिश, ओके ये कॉन्सेप्ट, हाँ क्रिश, ओके ओके, चलो ठीक। ऐसे होता है, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ भी सेम होता है। जब कार्बन डाइऑक्साइड ड्रॉ करते हैं ना हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड, तो उसमें भी सेम होता है। किसी ने कॉपी करना था क्या, या कॉपी हो गया था। ये समझ में आने वाला भी नहीं है एग्जैक्ट, इसको एग्जैक्ट समझ पाना पॉसिबल नहीं है, बिकॉज तुम्हें डाइपोल मोमेंट नहीं पता है क्या होता है, वेक्टर कैसे ऐड होते हैं तुमको वो सब नहीं पता है अभी। लेकिन जस्ट एक एग्जाम्पल के फॉर्म में बस ये इंपॉर्टेंट रखना, ये फैक्ट याद रखना, ये फैक्ट इंपॉर्टेंट है क्या। मॉलिक्यूल कैसा होता है, कार्बन टेट्राक्लोराइड मॉलिक्यूल होता है नॉन पोलर, बॉन्ड होता है पोलर, और रीजन होता है सिमेट्रिकल, शेप सिमेट्रिकल है इसका, इसलिए ऐसा होता है। ये पॉइंट्स याद रखने हैं। और ऐसा मान सकते हो फोर्स टाइप की बात हो रही है, टोटल फोर्स जो होता है वो जीरो बनता है ना जब इक्वल एंड अपोजिट फोर्स होते हैं, तो वैसे एक डाइपोल मोमेंट नाम की चीज होती है, वो इक्वल अपोजिट कैंसिल होकर के टोटल मॉलिक्यूल का डाइपोल मोमेंट जीरो बन जाता है। बॉन्ड का डाइपोल मोमेंट होता है, बॉन्ड पोलर है, लेकिन मॉलिक्यूल का डाइपोल मोमेंट जीरो होता है, इसलिए मॉलिक्यूल नॉन पोलर होता है। अतीश, थोड़ा बहुत कुछ आइडिया लग रहा है क्या होता है, एग्जैक्ट तो नहीं, एग्जैक्ट तुम्हारे सिलेबस का पार्ट भी नहीं है, बट बिकॉज बुक में थोड़ा बहुत डिस्कस किया गया है तो इसलिए मैंने समझा दिया। हाँ CH4 में भी सेम होगा। CH4 में दो रीजंस है। CH4 में क्या होता है ना कि डिफरेंस भी बहुत कम होता है। कार्बन एंड क्लोरीन का तो डिफरेंस बहुत ज्यादा है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, कार्बन हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस बहुत कम होता है। तो अगर मीथेन की बात करेंगे कार्बन हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड, तो वहाँ डिफरेंस बहुत कम है, तो पुल भी बहुत कम करता है एंड सिमेट्री भी है।
तो मिथेन इज नॉन पोलर, रीजन क्या बनेगा इसका? मिथेन इज नॉन पोलर, रीजन क्या बनेगा इसका? इसके दो रीजन। It has negligible electronegativity difference करेक्ट। and they show equal sharing of electrons. एक तो होता है नेग्लिजिबल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, नेग्लिजिबल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, ये एक पॉइंट होगा। दूसरा एक और पॉइंट है कि सिमेट्री भी है, यहाँ पे दोनों चीजें हैं, यहाँ पे सिमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल भी है। सर पिछले बार जब आप पढ़ाए थे तब आप बताए थे कि दे शो इक्वल शेयरिंग ऑफ इक्वल शेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स, भी तो यहीं यही पे आ जाएगा, सिमेट्री ये है। दोनों सेम ही चीज है। नेग्लिजिबल इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस जब भी रहेगा तो वो इक्वल शेयरिंग ही होगा उसके अंदर। ओके सर। दोनों सेम पॉइंट की तरफ ही हिंट कर रहे हैं। बट लास्ट टाइम मैंने जानबूझ के सिमेट्री नहीं पढ़ाया था, बिकॉज मुझे पता है कि सिमेट्री में बहुत लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, तो मैंने सिमेट्री नहीं पढ़ाया था। और सिमेट्री तो सिलेबस के बाहर भी होता है, बट बिकॉज एमसीक्यू फॉर्मेट है अब, तो एमसीक्यू के लिए तुमको पता होना चाहिए कि सिमेट्री एक इंपॉर्टेंट रीजन है। कार्बन टेट्राक्लोराइड इज नॉन पोलर, कार्बन टेट्राक्लोराइड इज नॉन पोलर, इसका बस एक ही रीजन है, इसका सिर्फ एक ही रीजन है, सिमेट्री। इसमें डिफरेंस सिग्निफिकेंट है, यहाँ पे नेग्लिजिबल डिफरेंस कोई नहीं बोल सकता। So this is only due to symmetry of molecules. यहाँ पे वो लॉजिक नहीं चल सकता कि डिफरेंस कम हो, बिकॉज इनका डिफरेंस बहुत ज़्यादा होता है। कार्बन एंड क्लोरीन में डिफरेंस बहुत ज़्यादा होता है, बट बिकॉज ऑफ सिमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल्स टोटल जीरो बन जाता है। ओके है क्या? ठीक है। ओके, ये सारी चीजें हो गई। जो आयनिक कंपाउंड वाला है वो तुम लोग जरा बुक से ट्राई करना एक बार। CH4 का बॉन्ड स्लाइटली पोलर होता है, स्लाइटली पोलर। CH4 का जो बॉन्ड होता है वो स्लाइटली पोलर होता है, बहुत ही कम पोलैरिटी होती है उसके अंदर। ठीक है, मीथेन में जो बॉन्ड्स होते हैं, बॉन्ड्स आर स्लाइटली पोलर एंड मॉलिक्यूल इज नॉन पोलर। बट कार्बन टेट्राक्लोराइड में जो बॉन्ड CCl4 में जो तुम्हारे पास बॉन्ड है, कार्बन एंड क्लोरीन का बॉन्ड, इसमें डिफरेंस काफी सिग्निफिकेंट डिफरेंस है। कार्बन एंड क्लोरीन में सिग्निफिकेंट डिफरेंस होता है, क्लोरीन इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच के रखता है, इसमें पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव क्रिएट हो जाएगा। दिस डिफरेंस इज सिग्निफिकेंट इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस, दिस इज सिग्निफिकेंट इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस। ठीक है ना अक्षिता, डाउट क्लियर? अक्षिता डाउट क्लियर है? ओके, तो जो आयनिक कंपाउंड्स है ना, NaCl, MgCl2, MgO, CaCl2, इनका खुद से ड्रॉ करना और मुझे एक बार भेजना तुम लोग ड्रॉ करके, ये होमवर्क समझ लो, जब टाइम मिले करके भेजना। NaCl, MgO, MgCl2 एंड CaCl2, इसका एक बार अटेम्प्ट जरूर करना कि इलेक्ट्रॉन डॉट डायग्राम कैसे ड्रॉ करते हैं, ऑर्बिट स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करते हैं। जिन लोगों ने ऑलरेडी भेज रखा है पिछली बार, उनको भेजने की जरूरत नहीं है, बट जिन लोगों ने लास्ट टाइम नहीं भेजा तो वो लोग भेज देना एक बार मुझे, बस इतना काफी है ड्रॉ करना। ठीक है, अब जरा आगे बढ़ते हैं। NaCl, MgCl2, CaO एंड CaCl2। ठीक है, ये करना ट्राई, बुक में दिया होगा स्ट्रक्चर्स, एक बार ड्रॉ करके देखना बस। चलो अब क्या है, कंडीशंस फॉर फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड। कौन से कंडीशंस है जो आयनिक बॉन्ड के फॉर्म होने को सपोर्ट करते हैं, ये कंडीशंस जरूर याद रखना। कंडीशंस फॉर फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड कौन कौन से होते हैं, इससे MCQ बन सकता है, तो इसको अच्छे से नोट करना। पहला पॉइंट क्या है, लार्ज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। एक मेटल एक नॉन मेटल, तो जो डिफरेंसेस हैं वो बहुत लार्ज होते हैं। जो मेटल होता है वो इलेक्ट्रो पॉजिटिव होता है, और जो नॉन मेटल होता है वो इलेक्ट्रो नेगेटिव होता है। एक को इलेक्ट्रॉन चाहिए, एक को इलेक्ट्रॉन देना है, दैट मीन्स इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बहुत हाई, वेरी लार्ज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, ये फर्स्ट कंडीशन है। सेकेंड कंडीशन, लार्जर द कैटायन स्मॉलर द एनायन। कैटायन का साइज लार्ज होना चाहिए, एनायन का साइज स्मॉल होना चाहिए।
तो ये बॉन्ड ज्यादा आयनिक होगा। लार्जर द कैटायन स्मॉलर दैन आयन, तो बॉन्ड ज्यादा आयनिक होगा। सीजियम फ्लोराइड, सीजियम फ्लोराइड इज द मोस्ट आयनिक कंपाउंड। सीजियम फ्लोराइड इज द मोस्ट आयनिक कंपाउंड, क्योंकि सीजियम सबसे लार्ज कैटायन होता है और फ्लोराइड सबसे स्मॉलेस्ट एनायन होता है। सीजियम फ्लोराइड इज द मोस्ट आयनिक कंपाउंड एंड लिथियम आयोडाइड इज द लीस्ट आयनिक। क्यों? लिथियम स्मॉल है, आयोडाइड लार्ज है। लिथियम कैटायन स्मॉल होता है, आयोडाइड आयन लार्ज होता है। ठीक है क्या? सीजियम फ्लोराइड मोस्ट आयनिक, लिथियम आयोडाइड लिस्ट आयनिक। सीजियम फ्लोराइड मोस्ट आयनिक, लिथियम आयोडाइड लीस्ट आयनिक। ऐसे इस रूल को बोलते हैं फजान्स रूल, कि जब भी कैटायन स्मॉल होगा एनायन लार्ज होगा, तब जो आयनिक प्रॉपर्टी है बहुत कम होती है, कोवैलेंट कैरेक्टर आ जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं फजान्स रूल। बट ये रूल का नाम तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये जानना इंपॉर्टेंट है कि इंपॉर्टेंट कंडीशन क्या क्या है। कैटायन एनायन छोटा हो, तो ये आयनिक बॉन्ड बनने के लिए बेटर होता है, लार्ज कैटायन स्मॉल एनायन। नेक्स्ट पॉइंट, लो आयनाइजेशन पोटेंशियल, लो आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। जो मेटल्स होते हैं, मेटल्स की खास बात क्या होनी चाहिए, मेटल्स में आयनाइजेशन पोटेंशियल लो होना चाहिए। मेटल शुड हैव लो आयनाइजेशन पोटेंशियल, मेटल शुड हैव लो आयनाइजेशन पोटेंशियल। ठीक है। एंड लास्ट पॉइंट, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ नॉन मेटल हाई होना चाहिए, हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और नॉन मेटल। ये 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि आयनिक बॉन्ड के बनने को हेल्प करते हैं। डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत हाई होनी चाहिए, कैटायन लार्ज होना चाहिए, एनायन छोटा होना चाहिए। आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ मेटल एटम लो होना चाहिए। लो होने का मतलब कि इलेक्ट्रॉन इजीली निकल सकता है उससे। जब भी आयनाइजेशन पोटेंशियल लो होता है मतलब इलेक्ट्रॉन्स इजीली निकल सकते हैं, और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हाई होने का मतलब कि वो इजीली इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है। ठीक है, दैट मीन्स नॉन मेटल इजीली इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है, मेटल इजीली इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है, तो वहां पे आयनिक बॉन्ड फॉर्म होना इजी हो जाएगा। ये सारे पॉइंट्स क्लियर है क्या? किसी ने कुछ पूछना है इसके अंदर? आयनिक बॉन्ड बनता है बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल। इसे मेटल की प्रॉपर्टी क्या क्या होनी चाहिए? मेटल को बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होना चाहिए, मेटल की आयनाइजेशन पोटेंशियल लो होनी चाहिए। नॉन मेटल जो है वो क्या होना चाहिए? नॉन मेटल इलेक्ट्रोनेगेटिव होना चाहिए बहुत ज्यादा, उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हाई होनी चाहिए। एंड साथ में क्या खास बात है, कैटायन लार्ज एनायन स्मॉल तो बेटर होता है। कैटायन लार्ज एनायन स्मॉल होगा तो ज्यादा आयनिक कैरेक्टर होगा। लार्जर द कैटायन स्मॉलर द एनायन, मोर द आयनिक कैरेक्टर। सीजियम फ्लोराइड इज द मोस्ट आयनिक कंपाउंड, ये नोट कर लेना, सीजियम फ्लोराइड इज द मोस्ट आयनिक कंपाउंड, लिथियम आयोडाइड इज द लीस्ट आयनिक। सीजियम फ्लोराइड इज मोस्ट आयनिक, लिथियम आयोडाइड इज लीस्ट आयनिक। यहां तक ठीक है? कोई डाउट है किसी का? इस पे एमसीक्यू आ सकता है कि 4 ऑप्शंस दे दिए, बताओ कौन सा ट्रू है कौन सा फॉल्स है, ऐसा पूछ सकते हैं कि विच ऑफ दीज स्टेटमेंट्स इज करेक्ट या विच ऑफ दीज स्टेटमेंट्स इज रॉन्ग, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है ना? ओके, नेक्स्ट कोवैलेंट बॉन्ड का देखें। एक मिनट सर, कॉपी कर रहे। फिर से रिपीट करना, क्वेश्चन क्लियर नहीं हुआ, किसी ने कुछ बोला? कॉपी कर रहे, एक मिनट सर। कॉपी कर रही हो? कर लो। क्लास कब तक चलेगी? क्लास 8:15 तक चलेगी अक्षिता, 8 मिनट और, उसके बाद किसी की क्लास, कंप्यूटर क्लास है उसके बाद। मैक्सिमम हम लोग केमिकल बॉन्डिंग में एक क्लास और लगा सकते हैं रिवीजन के लिए, उसमें हमारा काम कंप्लीट हो जाएगा।
ठीक है ना। इसके बाद केमिकल बॉन्डिंग में एक और रिवीजन क्लास लगा लेंगे तो हमारा कंप्लीट हो जाएगा चैप्टर। सैटरडे वाली क्लास तो हमारी इलेक्ट्रोलिसिस की क्लास होगी। केमिकल बॉन्डिंग नेक्स्ट ट्यूसडे को फिर से एक बार कर लेंगे हम लोग, ट्यूसडे थर्सडे को। ट्यूसडे या थर्सडे। कॉपीड अनन्या? ओके, सर आज यहीं तक पढ़ाइएगा प्लीज। एक और लिस्ट देख लो, बस एक लिस्ट और कोवैलेंट वाला। सर मिस अभी क्लास शेड्यूल कर दिया है 10 से। चलो स्क्रीनशॉट ले लो तुम, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है। कंडीशंस फॉर फॉर्मेशन ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड। डिफरेंस या तो स्मॉल होना चाहिए या नेग्लिजिबल होना चाहिए। दोनों एटम्स की हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होनी चाहिए। दोनों एटम्स की हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होनी चाहिए। दोनों एटम्स की हाई आयनाइजेशन एनर्जी होनी चाहिए। हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मतलब कोई भी इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करना चाहिए। दोनों को इलेक्ट्रॉन चाहिए, कोई देने वाला नहीं है, तब वैसे केस में शेयरिंग होती है। आयनाइजेशन एनर्जी हाई, तो इलेक्ट्रॉन कोई निकलना नहीं चाहता किसी से। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हाई मतलब दोनों को इलेक्ट्रॉन चाहिए ही चाहिए। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दोनों की हाई होनी चाहिए और डिफरेंस कम होना चाहिए, इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस वो लो होना चाहिए। तो ये शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए फेवरेबल कंडीशंस है। ये सारा कुछ रहेगा तो इलेक्ट्रॉन शेयर होंगे तो कोवैलेंट बॉन्ड बनता है। ओके श्रेयाना, लीव कर सकती हो फिर। थैंक यू सर। किसी को इसमें कोई डाउट है तो पूछो। इनमें से कोई चारों पॉइंट क्लियर है क्या? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी दिखाता है कि कितना इलेक्ट्रॉन को वो अट्रैक्ट करना चाहते हैं अपनी तरफ। तो बेसिकली टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन्स के बारे में बात होती है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के थ्रू। तो दो जो है तो दोनों के दोनों कैसे होने चाहिए? दोनों को इलेक्ट्रॉन चाहिए, दोनों इलेक्ट्रॉन गेन करना चाहते हैं, लूज कोई नहीं करना चाहता। दोनों के हाई आयनाइजेशन एनर्जी होनी चाहिए, हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, हाई आयनाइजेशन एनर्जी एंड इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू दोनों की हाई होनी चाहिए, वैल्यू हाई होनी चाहिए। और डिफरेंस क्या होना चाहिए? डिफरेंस या तो जीरो या फिर बहुत लो, जीरो या फिर नेग्लिजिबल होना चाहिए। ये फैक्टर्स कोवैलेंट बॉन्ड बनने में ज्यादा हेल्प करते हैं। ये फैक्टर्स रहेगा तो कोवैलेंट बॉन्ड बनना इजी हो जाएगा। और कोवैलेंट बॉन्ड किसके बीच में बनता है ये भी चाहो नोट कर लो। इट इज फॉर्म्ड बिटवीन कोवैलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बिटवीन, किसके बीच में बनता है कोवैलेंट बॉन्ड? कोवैलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बिटवीन टू नॉन मेटल्स, या फिर और नॉन मेटल एंड हाइड्रोजन, या तो दो नॉन मेटल्स के बीच में बन सकते हैं या फिर नॉन मेटल एंड हाइड्रोजन के बीच में बन सकते हैं। ठीक है, कोवैलेंट बॉन्ड बनता है बिटवीन टू नॉन मेटल्स या फिर नॉन मेटल एंड हाइड्रोजन के बीच में बनता है। तो मैं एक स्टेटमेंट अगर बोलना चाहता हूं कि हाइड्राइड्स हाइड्राइड्स ऑफ मेटल आर डैश, हाइड्राइड्स ऑफ मेटल्स आर डैश while हाइड्राइड्स ऑफ नॉन मेटल्स आर डैश, इसमें क्या बोलेंगे? यहाँ पे मैं कंपाउंड लिख रहा हूँ, आर डैश कंपाउंड्स एंड डैश कंपाउंड्स, क्या आएगा? हाइड्राइड्स ऑफ मेटल्स आर डैश कंपाउंड्स while हाइड्राइड्स ऑफ नॉन मेटल्स आर डैश कंपाउंड्स। फिर इन द बैंक्स में क्या आना चाहिए तुम्हारे हिसाब से? हाइड्राइड्स ऑफ मेटल्स किस टाइप के कंपाउंड्स होने चाहिए? वो आयनिक कंपाउंड्स होने चाहिए। और नॉन मेटल्स के हाइड्राइड्स कैसे बन जाएंगे? हाइड्राइड्स ऑफ नॉन मेटल्स आर कोवैलेंट कंपाउंड्स।
हाइड्राइड्स ऑफ मेटल्स आर आयनिक कंपाउंड्स व्हाइल हाइड्राइड्स ऑफ नॉन मेटल्स आर कोवैलेंट कंपाउंड्स। ओके है ना? आज के लिए इतना ही रखेंगे क्लास में, बाकी जिसके डाउट्स होंगे वो डाउट्स पूछ सकते हैं। और एक क्लास में मैं ट्राई करूंगा कि एक क्लास में हमारा रिवीजन कंप्लीट हो जाए बॉन्डिंग चैप्टर का अच्छे लेवल पे, है ना? इन केस कुछ बच गया तो मे बी एक क्लास का थोड़ा बहुत पार्ट और ले लेंगे। केमिकल बॉन्डिंग बहुत जल्दी हमारा कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद कौन सा चैप्टर करना चाहोगे? केमिकल बॉन्डिंग के बाद कौन सा चैप्टर करना चाहोगे? इलेक्ट्रोलिसिस पैरेलली चल रहा है हमारा, सैटरडे के सैटरडे इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे हैं हम लोग रिवाइज। इसके बाद एनालिटिकल फिर से रिवाइज करना है क्या आतिश? इस लायक है वो चैप्टर कि उसको रिवाइज किया जाए? बहुत ज्यादा इजी चैप्टर है एनालिटिकल केमिस्ट्री। एसिड बेसिस सॉल्ट्स कर सकते हैं। रिकॉर्डिंग देख लो आतिश, मिस कैसे हो गया था? उसका रिकॉर्डिंग देख लो, कोई डाउट पूछ लेना। चैप्टर बहुत ज्यादा इजी है। अच्छा, टाइम में कारण मिस हो गया था। रिकॉर्डिंग देखना जरूरी थी। जितना कुछ पार्ट मिस हो रहा है तो रिकॉर्डिंग देखना तुम लोग। रिकॉर्डिंग के बाद प्रॉब्लम आए तो फिर मैं डाउट क्लियर कर दूंगा, उसके बाद भी प्रॉब्लम आए तो फिर रिवीजन कर लेंगे हम लोग, कोई बात नहीं। ओके।